Assalamualaikum एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 51st लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोड। मोड हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, सेंट्रल टेंडेंसी में आता है और इसके ज़रिए से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ये स्टडी किया कि मोड क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सी फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, और इसके कौन कौन से तरीके हैं कैलकुलेट करने के। देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मोड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि मोड इसमें कौन से एडवांटेजेस है, इसमें कौन सी खूबियां हैं, मेरिट्स इसके क्या है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, इसमें जो कमज़ोरियां हैं वो कौन सी है, वीकनेसेस कौन सी है एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इन सब चीज़ों पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेरिट्स पे आते हैं, देखते हैं कि मोड में कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट मेरिट जो मोड का है वो ये है कि ये इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है 2 3 3 4 4 4 5 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अगर सिंपली किसी को भी बताया जाए कि भाई जो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वही हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वही हमारा मोड का, वही हमारे मोड का वैल्यू है, तो कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। तो ख़ास तौर पर इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी है। कंटिन्यूस सीरीज़ में तो बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल इसमें पेश आती है, क्योंकि आपने फार्मूला का यूज़ करना है तब जाके मोड का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ की बात की जाए तो फिर तो बिल्कुल ही आसान है इन कंपैरिजन टू जो अर्थमेटिक मीन है या मीडियन का कॉन्सेप्ट है, उनके मुकाबले में तो मोड को समझना काफ़ी आसान है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो है कि इसको कैलकुलेट करना जो है वो आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस मोड, क्योंकि आपने बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हुई है, कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी बंदा कह सकता है कि भाई हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, या अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में होगा तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो भी हम आसानी से जान सकते हैं। अगर कंटिन्यूस डेटा भी हो तो फिर भी कम से कम ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन सा मॉडल क्लास है। तो आमतौर पर मोड को कैलकुलेट करना इसलिए जो है ख़ास तौर पर इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जो है वो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए तो बहरहाल थोड़ा फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बट इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन जो मोड का वैल्यू कैलकुलेट करना जो है वो रिलेटिवली आसान है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर, एडवांटेज और मेरिट जो मोड का है वो ये है कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये डेटा सेट है तो यहाँ पे 4 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और चूंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो इसीलिए इसलिए हम इसको ही मोड करार देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 4 का वैल्यू, चूंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है डेटा सेट में, इसलिए यही एवरेज जो है बेस्ट एवरेज हम तस्वुर कर सकते हैं। या अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा होगा तो कोई ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो उस डेटा सेट में, तो वो ऑब्जर्वेशन तो ज़्यादा हक रखती है कि वही रिप्रेजेंट करे पूरे डेटा सेट को। तो इसलिए ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है डेटा सेट का, अगर इस तरीके का डेटा हमारे पास हो, यूनिमोडल डेटा हमारे पास हो। और एक फीचर जो मोड का इम्पॉर्टेंट एक फीचर है वो ये है कि इसको हम ग्राफिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोड का वैल्यू हम ग्राफिक मेथड के ज़रिए से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो लास्ट हमारा लेक्चर था मेरे ख्याल से वो इट वाज अबाउट ग्राफिक मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो ग्राफिकली भी विदाउट फार्मूला का यूज़ करने के बगैर ही कंटिन्यूस सीरीज में आप मोड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपने बस इसको एक ग्राफ में दिखाना है स्लैब्स के ज़रिए से, जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो जिसको हिस्टोग्राम बनाना आएगा तो वो तो मोड का वैल्यू भी वो खोज सकता है, वो हासिल कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो वो चीज़ कैसे हम करते हैं वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में आपके सामने रखी है। और एक मेरिट जो मोड का है वो है कि भाई ये
ये जो है इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्जिनल वैल्यूज़ या आउटलेयर्स से। तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मोड जो है चूँकि इसमें वही क्लास या वही ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, और जो काफ़ी कम बार रिपीट हुई हो तो वो तो एक्सक्लूड ही तकरीबन हो जाती है बेशतर जगहों पे। तो इसलिए जो ये मार्जिनल वैल्यूज़ से या आउटलायर्स से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इस पे इन्फ्लुएंस बहुत ही कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन खास तौर पर। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है इसका। और एक एडवांटेज जो सिक्स्थ एडवांटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोड का, वो है कि अ, इसके अगर आपने मोड का वैल्यू देखना है तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, कौन सी जो किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये तीन चीज़ें अगर आपको मालूम होगी, या यहाँ पे कौन सी इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में बस आपको ये मालूम होगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो या कौन से वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप मोड का वैल्यू समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको हर कोई आइटम का वैल्यू जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन वहाँ तो ज़रूरी है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए हर किसी आइटम का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने 6 मेरिट्स की बात की: इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव, ग्राफिक मेथड, not influenced by marginal values or outliers, and no need of knowing all items। तो ये 6 एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंट 6 एडवांटेजेस हैं मोड के, जो इसको मशहूर बनाते हैं, जिनकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। इसकी कमज़ोरियाँ क्या है, इसकी खामियाँ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो मोड का है वो ये है कि भाई अगर आपके पास मल्टी मॉडल डेटा होगा तो फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेसी जो है वो पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 3 3 3 4 4 4 5 6 8, तो इस तरीके का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है ये भी 3 बार रिपीट हुआ है, 4 भी 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये डेटा जो है ये बाई मॉडल है या मल्टी मॉडल है, इसमें एक से ज़्यादा ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसा मसला हो गया तो फिर तो मोड का वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें ग्रुपिंग मेथड बाकी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना जो है वो आसान नहीं रहता है। अब इसका अगर आप चाहें तो आप इसका वैल्यू बड़े आसान तरीके से अर्थमेटिक मीन में या मीडियन में हासिल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोड में ये कॉम्प्लिकेसी पैदा कर देगा। इसलिए ये एक बुनियादी वीकनेस है, डिसएडवांटेज है मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। दूसरा जो इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हर कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बाद ही हम जो सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज का वैल्यू जो है वो हम हासिल करें, कैलकुलेट करें। अब अगर हम पहले से ही कुछ वैल्यूज़ को, ऑब्जर्वेशंस को बाहर निकालते हैं, उनको फार्मूला में, कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और अर्थमेटिक मीन की ये बड़ी खूबी है कि इसमें सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीकनेस बन जाती है कि हमें सारी ऑब्जर्वेशंस को हम इंक्लूड नहीं करते। अगर हमारे पास हों भी ऑब्जर्वेशंस तो फिर भी हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये दूसरी वीकनेस है इसकी। तीसरी वीकनेस है कि हम जब बाइमोडल डेटा होगा या इर्रेगुलर डेटा होगा तो उस वक्त हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं, और ग्रुपिंग मेथड में हम जो है ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और काफ़ी सारा एक्सरसाइज हमें करना पड़ता है। और चूंकि हम जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो छोटी एग्जाम्पल्स होती है, छोटी मतलब उसमें कम ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अब अगर काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी फिर ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल उनका बनाना पड़े तो वो तो मुश्किल पैदा कर देंगे, काफ़ी सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है, और ग्रुपिंग मेथड जो है ये तो कॉम्प्लेक्स है ही बजाते खुद, और फिर मोड का वैल्यू हासिल करना इनके ज़रिए से ये मुश्किल पैदा कर देता है। तो ये भी एक वीकनेस इसलिए बनती है जो मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है।
और एक वीकनेस जो है वो ये है कि इस पे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। देखिए ये x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस तरीके से आप ने जो है अर्थमेटिक मीन आप निकालते हैं, वैल्यू इसका हासिल करते हैं। तो अब आप ये भी लिख सकते हैं x बार n इज इक्वल टू समेशन ऑफ x। अगर आपको समेशन ऑफ x का वैल्यू निकालना हो या यहाँ पे किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना हो, यहाँ से अगर एक टर्म अननोन हो फॉर एग्जांपल, उसका वैल्यू आपने निकालना है, तो यहाँ जो है अगर ये दो वैल्यूज आपके पास होंगे तो आप वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म का ट्रीटमेंट जो है ये मोड में पॉसिबल नहीं है। तो अर्थमेटिक मीन में तो ये पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ मोड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट्स नॉट लाइक दिस कि आप करेंगे मोड इंटू एन इज इक्वल टू जो समेशन ऑफ एक्स है या कुछ और लगाएं यहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल मोड के केस में नहीं है। तो ये और एक वीकनेस है क्योंकि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। और फिफ्थ जो इसमें वीकनेस है वो ये है कि देखिए अभी आप जो है किसी डेटा का मोड निकालेंगे, ठीक है, मोड का वैल्यू हासिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप जो है नॉर्मल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है और फिर वहाँ पे जो है फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, फिर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे डेटा कुछ निकलेगा, फॉर एग्जांपल ए वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। तो अगर आप इसी डेटा सेट पे जो है जो जो ग्रुपिंग मेथड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड जब आप अप्लाई करेंगे शायद आपका वैल्यू बी निकलेगा। तो एक मेथड से हमारा वैल्यू ए निकलता है, दूसरे से दूसरा निकलता है, बी निकलता है। तो एक मेथड अप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो दूसरा वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये एक वीकनेस बन जाती है मोड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वैल्यू तो एक ही निकलना चाहिए था, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ मोड। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस बनती है जो मोड है एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जिन वीकनेसेस का हमने तज़किरा किया, पहली है डिफिकल्ट फॉर मल्टीमोडल डेटा, not based on all observations. Grouping method is complex. Then not capable of algebraic treatment. Conflicting values for different methods. तो यहाँ पे लिखते conflicting values for different methods। हाँ, जब आप different methods यूज़ करते हैं तो आपको conflicting values मिलते हैं, यानी कि वो values मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ तजाद रखते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपने ये इशू अच्छे से समझा होगा कि मोड के क्या क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डिमेरिट्स हैं। और do not forget to subscribe to my YouTube channel Earnest Economics. Thank you very much.